मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे वीडियो के माध्यम से प्रीपोजिशन वर्ड्स के बारे में बताया हूं। जो भी स्टूडेंट्स प्रीपोजिशंस का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन सभी वीडियो को देखें जो मैंने जारी किया है, क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी बात आपको समझ में आएगी और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आज मैं उसी सेक्शन से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज का प्रीपोजिशन वर्ड्स है एलिजिबल फॉर। एलिजिबल फॉर, तो एलिजिबल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो फॉर यूज किया जाता है। याद रखेंगे, एलिजिबल के साथ कौन से प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है? तो फॉर यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? जो चुना जा सके, यानी कि जिसको आप चुन सके, यानी कि जो इसके लिए लायक है उसको आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो चुनने के क्रम में हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एलिजिबल फॉर, यानी कि इस पोस्ट के लिए क्या है? वह एलिजिबल है, यानी कि योग्य है। हिंदी इसका है एलिजिबल फॉर का हिंदी क्या है? जो चुना जा सके। एग्जाम्पल है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि आप इस पद के लिए योग्य नहीं है या चुनने योग्य नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। वह इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए क्या है? योग्य है या चुने जाने योग्य है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है इंगेज इन। अब इंगेज के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? लगा हुआ। इंगेज के साथ इन प्रीपोजिशन अगर लगा हुआ है तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? लगा हुआ। लगा हुआ कहने का मतलब क्या है? वह किसी काम में लगा हुआ है, किसी काम में वह व्यस्त है। एग्जाम्पल है, ही इज इंगेज्ड इन राइटिंग ए बुक। ही इज इंगेज्ड इन राइटिंग ए बुक, यानी कि वह एक किताब लिखने में क्या है? लगा हुआ है। यानी कि वह एक किताब लिखने में लगा हुआ है। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? इंगेज इन। जैसे आप बोलेंगे अपने कि मैं पत्र लिखने में लगा हुआ हूँ। मैं पत्र लिखने में लगा हुआ हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम इंगेज्ड इन राइटिंग ए लेटर, यानी कि मैं पत्र लिखने में लगा हुआ हूँ। यानी कि मैं अभी जो हम काम कर रहे हैं वह पत्र लिखने का काम कर रहे हैं, उसमें हम क्या लगे हुए हैं? व्यस्त हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई वॉज इंगेज्ड इन माई वर्क। आई वॉज इंगेज्ड इन माई वर्क, यानी कि मैं अपने काम में क्या हूँ? लगा हुआ था। मैं अपने काम में लगा हुआ था। यहाँ पर वाज है, इसलिए था के सेंस में हम लोग मीनिंग निकालेंगे। अगर कहें कि मैं अपने काम में लगा हुआ था तो इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? आई वॉज इंगेज्ड इन माई वर्क। क्लियर है? नेक्स्ट है इंगेज टू। अब इंगेज के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है तो इसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे? सगाई करना। अगर इंगेज के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा तो इसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे? सगाई करना है। एग्जाम्पल है, सी इज इंगेज्ड टू ए डॉक्टर। सी इज इंगेज्ड टू ए डॉक्टर, इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उसने एक डॉक्टर से सगाई की है। उसने एक डॉक्टर से सगाई की है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? इंगेज। इंगेज टू यूज करेंगे। जब भी सगाई करने वाली बात आए तो वहाँ पर आप लोग क्या यूज करेंगे? इंगेज टू यूज करेंगे। अभी हमने इससे पिछले वर्ड को क्या बताया कि इंगेज के साथ इन लगेगा तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? लगा हुआ। अगर इन को हटा कर टू लगा देंगे तो इसका मीनिंग क्या निकल जाता है? सगाई करना। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। बस आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस मेरे साथ जुड़े रहें। सेकेंड एग्जाम्पल है, सीता वाज इंगेज टू राम, यानी कि सीता राम से सगाई की थी। अगर आपको बोलना होगा लैंग्वेज में कि सीता राम से सगाई की थी तो इसको इंग्लिश में कैसे आप बोलेंगे? सीता वाज इंगेज्ड टू राम। क्लियर है? आप लोग इस पर यूज करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग।
तो यूज करते करते एक ऐसा समय आएगा कि आप बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्वायरी आफ्टर। इंक्वायरी के साथ अगर आफ्टर यूज होता है, अगर इंक्वायरी के साथ आफ्टर प्रीपोजिशन यूज किया जाता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता? हाल पूछना। कैसे हाल, एक दूसरे से हाल पूछते हैं तो उस समय हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इंक्वायरी आफ्टर यूज़ करेंगे। तो इंक्वायरी आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? हाल पूछना होता है। एग्जाम्पल है इसका, ही इंक्वायर्ड आफ्टर माई हेल्थ। ही इंक्वायर्ड आफ्टर माई हेल्थ, यानी कि उसने मेरे स्वास्थ्य का हाल चाल पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका हेल्थ कैसा है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे कि ही इंक्वायर्ड आफ्टर माई हेल्थ। ही इंक्वायर्ड आफ्टर माई हेल्थ, उसने मेरे स्वास्थ्य का हाल चाल पूछा। क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई इंक्वायर्ड आफ्टर हीज हेल्थ। हाँ, आई इंक्वायर्ड आफ्टर हीज हेल्थ, यानी कि मैंने उसके हेल्थ के बारे में, उसके हेल्थ का हाल चाल पूछा, यानी कि उसके स्वास्थ्य का हाल चाल पूछा। क्लियर है? नेक्स्ट है इंक्वायरी इनटू। नेक्स्ट क्या है? तो इंक्वायरी इनटू। इससे पिछले वर्ड में क्या था? इंक्वायरी आफ्टर। तो इंक्वायरी के साथ अगर आफ्टर यूज होगा तो याद रखेंगे क्या होता है? हाल चाल पूछना। अगर इनटू लग गया इंक्वायरी के साथ तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? पूछताछ करना, यानी कि पूछताछ करना। अगर आप कोई चीज़ का पूछताछ करने जा रहे हैं, मान लेते हैं मर्डर अगर हो गया तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे। या चोरी हो गया तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे। तो वहाँ पर पूछताछ के लिए क्या यूज करेंगे? इंक्वायरी इनटू करेंगे। अगर हालचाल पूछना है, हालचाल पूछने का सेंस है तो उस समय आप क्या यूज करेंगे? इंक्वायरी आफ्टर यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या है? इंक्वायरी इनटू है, तो इंक्वायरी इनटू का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना, पूछताछ करना। एग्जाम्पल है, आई विल इंक्वायरी इनटू द मर्डर। आई विल इंक्वायरी इनटू द मर्डर, यानी कि मैं अवश्य हत्या के बारे में पूछताछ करूँगा। अगर यहाँ पर आई के साथ क्या लग गया? विल लग गया, तो इसमें अवश्य करके क्या करेंगे? हिंदी निकालेंगे। ऐसे हम लोग को क्या पता है कि आई के साथ साथ लगता है, लेकिन विल लगाएंगे तो अवश्य करके हिंदी निकालेंगे। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? आई विल इंक्वायरी इनटू द मर्डर, मैं मर्डर यानी हत्या का अवश्य पूछताछ करूँगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही विल इंक्वायरी इनटू द मर्डर, यानी कि वह क्या करेगा? हत्या का पूछताछ करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्सक्लूड फ्रॉम। अब एक्सक्लूड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो याद रखेंगे एक्सक्लूड के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो एक्सक्लूड फ्रॉम का मीनिंग क्या निकलता है? बाहर करना, यानी कि किसी को बाहर कर देना। कि वहाँ बाहर करने का सेंस आएगा तो वहाँ पर आप लोग क्या यूज करेंगे? एक्सक्लूड फ्रॉम यूज करेंगे। इजी है, ही एक्सक्लूडेड फ्रॉम टीम। ही एक्सक्लूडेड फ्रॉम टीम, क्या यूज किए? ही एक्सक्लूडेड फ्रॉम टीम, यानी कि उसे टीम से क्या कर दिया गया है? बाहर निकाल दिया गया है, यानी कि उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था। सेकेंड एग्जाम्पल है सेकेंड एग्जाम्पल है, आई एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कूल, यानी कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। क्लियर है? याद रखेंगे एक्सक्लूड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज होता है। अगर एक्सक्लूड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो उस समय आप लोग क्या हिंदी मीनिंग निकालेंगे? बाहर करना। याद रखेंगे एक्सक्लूड फ्रॉम का मीनिंग क्या है? बाहर करना। नेक्स्ट है एक्सेल इन। एक्सेल के साथ इन लगता है तो उसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे? श्रेष्ठ होना। श्रेष्ठ मतलब अच्छा होना, तो श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? अच्छा होना होता है। एग्जाम्पल है, ही एक्सेल्स मी इन स्पीकिंग इंग्लिश। ही एक्सेल्स मी इन स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि वह मुझसे इंग्लिश बोलने में श्रेष्ठ है, यानी कि वह बहुत अच्छा बोलता है। अगर आपको बोलना होगा कि वह मुझसे इंग्लिश बोलने में क्या श्रेष्ठ है, अच्छा है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही एक्सेल्स मी इन स्पीकिंग इंग्लिश। वह मुझसे अंग्रेजी यानी इंग्लिश बोलने में क्या है? श्रेष्ठ है। उम्मीद करते हैं आपको मेरा पढ़ाने की तरीका बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू एक्सेल
हिम इन स्पीकिंग इंग्लिश। यू एक्सेल हिम इन स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि तुम उससे इंग्लिश बोलने में क्या हो, श्रेष्ठ हो। तुम उससे इंग्लिश बोलने में श्रेष्ठ हो। तो आप लोगों को क्या इंग्लिश वर्ड बोलना होगा, यू एक्सेल हिम इन स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर है। नेक्स्ट है फैमिलियर टू और फैमिलियर विथ। एक फैमिलियर टू होता है और एक फैमिलियर विथ होता है, लेकिन दोनों का हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे, परिचित। परिचित कहने का मतलब कि आप उससे क्या है, जान पहचान है, आपका उससे क्या है, जान पहचान है। तो वहाँ पर आप क्या करिएगा, फैमिलियर टू यूज कीजिएगा। तो इजी है, आई एम नॉट फैमिलियर विथ हिम, मैं उससे क्या परिचित नहीं हूँ। आई एम नॉट फैमिलियर विथ हिम, मैं उससे परिचित नहीं हूँ। या आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, यू आर नॉट फैमिलियर टू मी, यानी कि तुम मुझसे परिचित नहीं हो। तो याद रखिएगा, फैमिलियर के साथ टू भी लगता है, विथ भी लगता है, लेकिन दोनों का हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे, परिचित। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है फुल ऑफ। अगर फुल के साथ ऑफ लग जाता है, अगर फुल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकाल लेंगे आप, भरा हुआ। यानी कि कोई भी वस्तु है जो क्या है, भरा हुआ, चाहे वह पानी से भरा हो या मिल्क से या दूध से। एग्जाम्पल है द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क। द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क, यानी कि ग्लास जो है दूध से भरा हुआ है। ग्लास जो है वह दूध से भरा हुआ है। या अगर आपको बोलना होगा कि ग्लास जो है पानी से भरा हुआ है, तो द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। कोई चीज़ से भरा हुआ हो, अगर आपको उस समय बोलना होगा तो फुल ऑफ यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है कि द क्लास इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स। द क्लास इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि क्लास जो है वह छात्र, वह विद्यार्थियों से क्या है, भरा हुआ है। क्लियर है। तो याद रखेंगे, फुल के साथ ऑफ लगता है तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, भरा हुआ। तो फुल ऑफ का हिंदी क्या होता है, भरा हुआ। नेक्स्ट है फेमस फॉर। तो फेमस के साथ फॉर लगता है तो इसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे, के लिए प्रसिद्ध। फेमस फॉर का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, के लिए प्रसिद्ध। एग्जाम्पल है कि असम इज़ फेमस फॉर टी, यानी कि असम जो है वह चाय के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। असम जो है वह चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, असम इज़ फेमस फॉर टी। सेकेंड एग्जाम्पल है यू आर फेमस फॉर टीचिंग। यू आर फेमस फॉर टीचिंग, यानी कि आप जो है वह पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो उस समय आपको क्या यूज करना होगा, प्रसिद्ध के लिए, यू आर फेमस फॉर टीचिंग, यानी कि आप पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसे सुन रहे होंगे और इससे सीखने के लिए मिल रहा होगा। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसा लगता है मेरा क्लास, मेरा पढ़ाने का तरीका। तो आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद।